वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड योर होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इससे पहले मैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो फटाफट जाकर पहले उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उस चैप्टर को समझने के बाद आपको ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फटाफट जाके उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए और देन इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, short run is defined as a period of time during which technology plays no role in the determination of output in the economy. तो शॉर्ट रन, मैक्रो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? वो पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है उसका आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि जब हमने टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं किया है, जहाँ टेक्नोलॉजी का कोई भी चेंज नहीं, यानी इतना शॉर्ट पीरियड जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी में कोई नया चेंज नहीं ला सकते, दैट इज़ शॉर्ट रन। आउटपुट इज़ डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और इस टाइम में, जिस टाइम में हमने टेक्नोलॉजी में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, उस टाइम में हम आउटपुट को कैसे डिटरमाइन करेंगे? सिर्फ और सिर्फ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, कि जितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है आउटपुट को हम उस हिसाब से ही मेजर करेंगे। So there is one-to-one relationship between output and employment and both are directly proportional to each other. तो यहाँ पे one-to-one relationship हो गया, सिर्फ output और employment के बीच में relation है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी कोई रोल प्ले नहीं कर रही, उसके बाद सिर्फ हमारे पास एम्प्लॉयमेंट बचती है जिसके बेसिस पे हम आउटपुट को मेजर करेंगे, और बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब है कि जितनी हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उतना ही हमारा आउटपुट बढ़ेगा, और अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट डाउन जा रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि आउटपुट भी हमारी डाउन जाएंगी। दोनों साथ में ही इंक्रीज़ करते हैं और साथ में ही डिक्रीज़ करते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर, मतलब कि ये कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट इज द इक्विलिब्रियम जीडीपी मीन्स दैट लेवल ऑफ जीडीपी। द नेक्स्ट पॉइंट इज हमारे पास इक्विलिब्रियम जीडीपी। The equilibrium GDP means that level of GDP where what the producers wish or plan to produce is exactly equal to what the buyers wish to buy or plan during an accounting year। यानी कि equilibrium GDP का क्या मतलब है? GDP कब equilibrium पे आएगा? तब जब जितना producers प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने का और जितना buyers प्लान कर रहे हैं खरीदने का, वो दोनों इक्वल हो, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है कि एक अकाउंटिंग ईयर में, एक पूरे अकाउंटिंग ईयर में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना प्लान कर रहे हैं कि हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है कि एक अकाउंटिंग ईयर में बायर्स कितना प्लान कर रहे हैं खरीदेंगे। देखिए यहाँ पे प्लान का है मैंने विद रिस्पेक्ट टू देयर लेवल ऑफ इनकम, यानी कि लेवल ऑफ इनकम के बेसिस पे जो बायर्स हैं वो कितना खरीदने के लिए रेडी हैं, कितना वो प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए कि हम इस साल ये खरीदेंगे अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ इनकम, वो होती है एग्रीगेट डिमांड। और जहाँ पे हमारी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड होती है, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम जीडीपी। अब सिंस AS इज इक्वल्स टू वाई, हमें पता है एग्रीगेट सप्लाई और वाई इक्वल होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हमने एक छोटा सा मतलब फॉर्मूला निकाला है, मतलब फॉर्मूलाज को मिक्सअप किया है। लाइक इन दोनों का फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, और AD का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस आई। अब इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ AS इज इक्वल्स टू वाई हो, सॉरी, जहाँ AS इज इक्वल्स टू AD हो। AS को हम y लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू AD आ गया। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, हम AS को y लिख सकते हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर में कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू y होता है। और क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई और y इक्वल होते हैं तो y इक्वल टू AD होगा। क्यों? क्योंकि AS इज इक्वल्स टू AD है। यहाँ हमने सिर्फ AS की जगह पे y को पुट किया है, तो y इक्वल टू AD आ गया हमारे पास। अब बस हम इन दोनों के फॉर्मूलाज को एक्सपैंड कर देंगे। y की वैल्यू क्या होती है? C प्लस एस, और AD की वैल्यू होती है C प्लस आई। अब देखिए C दोनों में कॉमन है, नॉर्मल मैथ्स यूज़ करेंगे, दोनों साइड कॉमन जो है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास क्या आ गया? S इज इक्वल्स टू आई। सो फ्रॉम हेयर
वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन AS इज इक्वल्स टू AD। हमें पता है जहाँ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होते हैं वहाँ पे क्या होता है हमारा इक्विलिब्रियम GDP, और वेयर S इज इक्वल्स टू I, यानी कि वेयर सेविंग फंक्शन इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। और ये कहाँ से आया, अभी हमने इस फॉर्मूला में पुट करके वैल्यूज़ निकाली हैं। जहाँ पे S इक्वल्स टू I होगा वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम स्टक करेगा। Thus, we have two approaches to study the determination of equilibrium output. हमारे पास अब दो अप्रोचेस हैं जिससे हम स्टडी करेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे स्ट्रक होता है। सबसे पहले AS/AD अप्रोच है, क्योंकि हमें पता है AS और AD जब इक्वल होते हैं तब इक्विलिब्रियम होता है। और एक है S इज इक्वल्स टू IA अप्रोच, क्योंकि जहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं, अभी हमने फॉर्मूला से डिराइव किया, वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम हमारा स्टक करता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे AS इज इक्वल्स टू AD अप्रोच। सबसे पहले इसमें हमें डिफाइन करना होगा व्हाट इज AD एंड व्हाट इज AS। सो AD यानी कि एग्रीगेट डिमांड, इट रेफर्स टू डिजायर्ड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में लोग कितना खर्चा करने के लिए तैयार हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। मैंने कहा एस्टिमेटेड है, ये खर्चा करने के लिए तैयार है, अभी उन्होंने खर्चा किया नहीं है, तो ये एक एस्टिमेटेड होता है। एग्रीगेट डिमांड जब भी मेजर होती है तो वो एक एस्टिमेशन होता है कि लोग इतना खर्चा करने के लिए तैयार होंगे। इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, हमने पढ़ा था AD इज इक्वल्स टू C प्लस I। सबसे पहले C, डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज़ रिलेटेड टू इनकम। There is a positive relationship between C and Y. However, there is always some minimum level of C independent of Y. C फंक्शन क्या होता है कि कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आप जो अपनी लेवल ऑफ इनकम है उसके अकॉर्डिंग कितना खर्च करने के लिए तैयार हो, दैट इज़ और C यानी कि डिज़ायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये जो है इनकम के पॉजिटिवली रिलेटेड होता है, यानी कि जितनी आपकी इनकम इंक्रीज़ करेगी उतना ही आप अपना कंजम्पशन जो है उसे इंक्रीज़ करोगे। पर एक ऐसा पॉइंट इसमें ज़रूर होता है जो इंडिपेंडेंट होता है इनकम के। वो कौन सा होता है, जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है, क्योंकि जब हमारी इनकम ज़ीरो है तब भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेंगे, क्योंकि बिना कंजम्पशन के इंसान नहीं रह सकता। इंसान को अपनी डेली बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए कंजम्पशन करना ज़रूरी होता है। इवन अगर आपकी कोई इनकम नहीं है तो आप सेविंग्स निकालोगे, बट कुछ कंजम्पशन ज़रूर करोगे। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन, एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। इसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमें पता है इसका ग्राफ भी कैसे ड्रॉ करते हैं, इनकम GDP है और यहाँ वाई एक्सिस पे कंजम्पशन। इनकम का हमारी लाइन बनती है वाई की 45 डिग्री एंगल पे, और C कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते, C थोड़े से ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे और ये इस तरह से लाइन इसकी जाएगी C फंक्शन की, और जहाँ ये कट करेंगे वहाँ क्या होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद है हमारे पास डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और व्हाट इज दिस, इट इज़ एज्यूम्ड टू बी ऑटोनोमस सो दैट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। अब हम जिस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं उसमें ये माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीगेट डिमांड में, इन्वेस्टमेंट जो है अभी हमारी ऑटोनोमस है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वाई, और ये कॉन्स्टेंटली हमारी चल रही है। सो इसकी लाइन कुछ इस तरह से बनती है हमारी इनकम की, यहाँ पे इनकम GDP, यहाँ पे हमारा I फंक्शन, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की लाइन, एंड इट इज़ ऑटोनोमस, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वाई हेयर। यहाँ लिखा भी हुआ है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वाई, सो दैट I इज़ ड्रॉन एज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। आई होप AD इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब हम यहाँ पे इनकी एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हमने Y लिखा हुआ है, यहाँ C, I और AD यानी कि C प्लस I। इसकी हमने ये टेबल ड्रॉ की है। 0 पे कंजम्पशन 30, इन्वेस्टमेंट 20, तो AD कितना हो जाएगा C प्लस I, दैट इज़ 30 प्लस 20 50। सिमिलरली जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी कंजम्पशन इंक्रीज होता जाएगा। इन्वेस्टमेंट देखिए हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, उससे पॉजिटिवली रिलेटेड है, तो हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि हमने क्या बताया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम से रिलेटेड नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है यानी कि कांस्टेंट रहेगी, तो इनकम हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, और AD इज इक्वल्स टू C प्लस I। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमें पता है एक्स एक्सिस पे इनकम और GDP, वाई एक्सिस पे जो हम फंक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे हम AD ले रहे हैं और C भी ले रहे हैं, I भी ले रहे हैं, तो यहाँ हम AD लिखेंगे, AD दैट इज C प्लस I। इनकम की लाइन आपको हर ग्राफ में बनानी ही है। यहाँ पे Y इज़ 45 डिग्री का एंगल हो गया। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो सबसे आसान है,
इन्वेस्टमेंट की लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनती है हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इन्वेस्टमेंट की लाइन यहाँ ड्रॉ हो गई। उसके बाद सी फंक्शन हमें पता है सी की लाइन कैसे बनती है। अब जो ए डी है वो हमारा क्या है, सी प्लस आई, यानी कि ए डी जो होगा वो सी के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में सिर्फ आई का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 20 का, यहाँ पे भी। तो हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप ले लो, इन दोनों में 20 का डिफरेंस है, तो ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हमेशा जो सी है और ए डी है, ये दोनों लाइंस हमेशा ही हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। C and I functions are combined to get AD function। अब जैसे हमने यहाँ पे AD को एक्सप्लेन किया, उसी तरह से हम AS को भी एक्सप्लेन करेंगे। मैंने लिखा हुआ एक्सप्लेन AS ऑल्सो। वैसे हम इसको भी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि AS को कैसे एक्सप्लेन करना होता है, बट मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले आपको AS की डेफिनेशन बतानी है, दैट इज़ AS रेफर्स टू प्लान्ड आउटपुट इन द इकोनॉमी। यानी कि जैसे AD का मतलब क्या होता है, डिज़ायर्ड खर्चा, मतलब डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर कितना होगा वो AD होता है। तो उसी तरह से प्लान्ड आउटपुट यानी कि प्लान्ड प्रोडक्शन कितना है, कि एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूसर्स कितना प्रोडक्शन करने का प्लान कर रहे हैं, दैट इज़ अवर एग्रीगेट सप्लाई। और इसकी कैसे लाइन बनती है, हम हर ग्राफ में बनाते हैं। देखो y जो है वो हमारा AS ही होता है, y इक्वल्स टू AS होता है, तो इसकी एक 45 डिग्री की लाइन बनती है और दैट्स इट। एंड इट शोज दैट AS एंड Y आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये लाइन भी यही बता रही है कि जो AS और Y हैं वो हमारे आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से। इसके बाद इक्विलिब्रियम स्ट्रक करना है। अब इक्विलिब्रियम स्ट्रक करने के लिए हमें AS और AD को एक कंबाइंड ग्राफ में बनाना होगा, तो हम बना देंगे। यहाँ पे हम एज इट इज़ एक्स एक्सिस पे Y इनकम GDP, Y एक्सिस पे जो हम फंक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे AS और AD हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। सो ये हमारा AS की लाइन है, Y ये हमारी AD की लाइन है, और जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज़ अवर इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम से जो पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी और एक लाइन हमने यहाँ वाई एक्सिस को कट करके बताई हुई है, तो यहाँ जो कट करी है वो है हमारा इक्विलिब्रियम GDP। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस हमें क्या बता रही है कि GDP, एक्स एक्सिस हमें GDP शो कर रही है। तो जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम एक्स एक्सिस पे आ रहा है वो हमारा इक्विलिब्रियम GDP है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दैट इज़ 45 डिग्री लाइन है, y इज इक्वल्स टू AS पे, AD इक्वल्स टू हमारा क्या है, C प्लस I। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट E पॉइंट वेयर AS इज इक्वल्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं, एक है व्हाट हैपन्स इफ AS इज ग्रेटर देन AD और व्हाट हैपन्स इफ AS इज लेस देन AD। तो क्या होगा अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है। अगर हम इसमें थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट ले, अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो क्या होगा। देखो सप्लाई तो ज़्यादा हो रही है, पीछे से सामान ज़्यादा आ रहा है, लेकिन डिमांड कम है, तो प्राइसेस डाउन जाएंगे, प्राइसेस डाउन जाएंगे। फिर भी कुछ अगर हम प्राइसेस को साइड रख दे तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, यानी हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बच जाएंगे, वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास हो जाएंगे, कुछ अनवांटेड स्टॉक हमारे पास रह जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, उस अनवांटेड स्टॉक को भी साथ में यूज़ करेंगे, प्लस प्रोडक्शन कम करेंगे, यानी कि इस बार वो एग्रीगेट सप्लाई को डाउन कर देंगे। सप्लाई को डाउन कर देंगे, इतना डाउन कर देंगे कि वो डिमांड के इक्वल आ जाए, उसको डिमांड के इक्वल ले आएंगे, और जब वो ऐसा करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम स्टक हो जाएगा। सिमिलरली जब सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, इस केस में क्या होगा, प्रोड्यूसर्स को लॉस होगा। क्यों? क्योंकि कई लोग सामान नहीं ले पाएंगे। अब मान लीजिए एक शॉप में 5 पेन है और ख़रीदने वाले 10 हैं। अब 5 लोगों को तो पेन मिल जाएगा, लेकिन 5 लोग तो रह जाएंगे, तो उन 5 लोगों से जो प्रॉफिट हो सकता था प्रोड्यूसर को वो नहीं हो पाएगा। सो इस केस में क्या होगा, वो नेक्स्ट टाइम 10 प्रोड्यूस करेगा पेन्स, वो नेक्स्ट टाइम 10 पेन रखेगा ताकि अगर 10 लोग आ जाए तो वो 10 के 10 को दे सके। तो इस केस में क्या होगा, वो सप्लाई इंक्रीज करेगा ताकि वो डिमांड के इक्वल पहुंच सके, और जब ऐसा होगा तब भी हमारा इक्विलिब्रियम स्टक होगा। तो यही हमने इसमें पढ़ना था, ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसको रीड आउट करते हैं। व्हेन AS इज ग्रेटर देन AD, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू एक्सेस देयर डिमांड
एज ए रिजल्ट सम ऑफ द गुड्स रिमेन अनसोल्ड। अब जब हमारी सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा होगी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा हैं हमारी डिमांड से, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, कुछ जो गुड्स होंगे वो अनसोल्ड रह जाएंगे, अनवांटेड स्टॉक बच जाएगा। एंड टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक्स द प्रोड्यूसर्स वुड प्लान अ कट इन द प्रोडक्शन। नेक्स्ट टाइम अब हमारे पास कुछ स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है, तो हम फालतू में एक्सेस स्टॉक नहीं बनाएंगे, हम सप्लाई को डाउन कर देंगे, हम प्रोडक्शन कम कर देंगे। और जब प्रोड्यूसर्स ऐसा प्लान करेंगे, सो कॉन्सिक्वेंटली एएस वुड रिड्यूस टू बिकम इक्वल टू एडी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि एएस रिड्यूस हो जाएगा एडी के इक्वल आने तक, एंड दस एएस इज इक्वल्स टू एडी एंड इक्विलिब्रियम इज स्टक। और जब हम इस सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे कि एएस और एडी इक्वल है, वहाँ हमारा इक्विलिब्रियम स्टक कर जाएगा। एंड व्हाट हैपन्स इफ एएस इज लेस देन एडी? When AS is less than AD, the producers would suffer the loss of unfulfilled demand. जब हमारी सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स को सफ़र करना पड़ेगा अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस। जैसे मैंने बताया, वो जैसे 5 पेन थे एक दुकानदार के पास और 10 लोग खरीदने वाले थे, तो 5 लोग रह गए, तो वो एक अनफुलफिल्ड डिमांड है जिसका लॉस प्रोड्यूसर को सफ़र करना पड़ेगा। एंड टू अवॉइड लॉस द प्रोड्यूसर्स वुड प्लान ग्रेटर प्रोडक्शन। अगली बार ऐसा लॉस ना हो कि अगली बार वो 5 कस्टमर्स हमारी शॉप से ऐसे खाली हाथ ना जाएं। वो क्या करेगा दुकानदार, वो 5 पेन और अपने पास रखेगा एक्सेस में कि नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन ना आए। सो इस लॉस को अवॉइड करने के लिए प्रोड्यूसर जो है वो नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, और एज वुड इंक्रीज अंटिल AS would increase until AS is equals to AD। और वो तब तक एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करेगा जब तक AS और AD इक्वल नहीं आ जाते, एंड दस इक्विलिब्रियम इज स्टक। और जब ऐसा होगा कि AS और AD एक दूसरे के इक्वल आ गए, वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम जो होगा वो स्टक कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी AS AD अप्रोच ख़त्म होती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thanks for watching this video guys. See you in my next video.